Hello students, today we will be starting with a very important chapter for JEE, General Organic Chemistry. इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, केमिकल रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या है, कोई रिएजेंट किसी सबस्ट्रेट के साथ किस टाइप की रिएक्शन दिखाएगा, उस रिएक्शन से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे या बीच में कुछ रियल सेपरेबल स्पीशीज मिलेंगी जिसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर एक से ज्यादा होंगे तो उनमें से कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर की बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा डेप्थ है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह यूज है अपने पास इसी चैप्टर का। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले कुछ बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे CH3 CH2, ये भी लिखना नहीं है, केवल सुनना है। CH2 इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। प्रोडक्ट आया CH3 CH2 CH Br CH2 Br। अब अपने पास ये रिएक्शन कैसे हो गई, पहली तो कुछ बातें यहां पर बता रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। जो अटैकिंग स्पीशी है उसे क्या बोला जाता है, रिएजेंट। रिएजेंट और सबस्ट्रेट को बनाने के लिए जो मीडियम लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। और बनने वाली स्पीशी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट पे रिएजेंट ने इस पाई बॉन्डेड पार्ट पर क्यों अटैक किया, Br2 यहां पर आके अटैक करके एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर क्यों जोड़ रहा है, इस पार्ट पर अटैक क्यों है, इस पार्ट पर अटैक क्यों नहीं। एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ जाए तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है। सॉल्वेंट अपन ने कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ही क्यों लिया, रिएजेंट Br2 का किस तरीके से यूज हुआ। तो ये सारी बातें जब सीखी जाएंगी, जब अपने को ये नॉलेज हो कि जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट एक बॉक्स की तरह मान लें अपन शुरुआत में अभी, और इस बॉक्स को हमेशा ध्यान रखना। तो सबस्ट्रेट अपने लिए हमेशा क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्यों होगा, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब अपने को यह मालूम करना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे को यह मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पार्ट में ज्यादा है। जैसे मैं यहां तक आपको बता दूं, ये हाफ बॉक्स को शेडेड कर दिया। शेडेड करने से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि इस शेडेड रीजन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो ये तो हो गया हमारे लिए डेल नेगेटिव पोर्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। और जो खाली पोर्शन है वो हो गया डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। तो सबस्ट्रेट हमारे लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एल्केन होगा, एल्केन चैप्टर में एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एल्कीन चैप्टर होगा तो एल्कीन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एल्काइन चैप्टर होगा तो एल्काइन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एल्कोहल होगा तो एल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ईथर होगा तो ईथर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड जहां पर हेलोजन डेरिवेटिव होगा RX तो RX की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह चीज मालूम करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, कुछ ऐसा डब्बा अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिल जाए जहां पर पूरे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, इक्वल हो, कोई डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव नहीं है। तो ये तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव वाला। और एक डब्बे के अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर हो तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। फिर कम वाले पोर्शन पे तो अपन रिएजेंट को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच वाले पार्ट को यहां जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पार्ट को जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां जोड़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सी बातें हमारे को सीखने को मिलेंगी।
तो फील ये है कि भाई ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी, कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर अटैक होगा, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी नाम से इसको पढ़ाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, जीओसी नाम से चैप्टर स्टार्ट है। अब जीओसी नाम से जो चैप्टर स्टार्ट है अपने पास, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। नाम से चालू हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से क्या समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में अपने पास है, उसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो अपने लिए हेडिंग है मेन, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन से ऐसे इफेक्ट होंगे जो कि डिसाइड कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल में कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो उसको पढ़ाने के लिए अपना जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक होंगे इस चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो हमारे पास बेटा दो तरीके के हैं। एक तो है परमानेंट इफेक्ट, और एक है हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है, दीज विल एक्ट इन एनी सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन नहीं है। परमानेंट इफेक्ट अपने पास मेजरली तीन है जो अपन आज एक तो जिसमें पढ़ ही लेंगे। एक तो है इंडक्टिव इफेक्ट, अभी नाम बता रहा हूं केवल। सेकेंड है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोनेंस, और रेजोनेंस के साथ साथ मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। और लास्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, इसके लिए लिखेंगे आई इफेक्ट, इसके लिए लिखेंगे एच इफेक्ट, और इससे सिंबलाइज किया जाएगा आर या फिर एम इफेक्ट से। टेम्परेरी इफेक्ट जो है, ये टेम्परेरी इफेक्ट विल एक्ट ऑन डिमांड ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट की डिमांड पर एक्ट करेंगे। रिएजेंट नहीं है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं लगेंगे। टेम्परेरी इफेक्ट दो हैं, एक तो है हमारे लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और सेकंड है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, दो टेम्परेरी और तीन परमानेंट इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हमारे को बताएगा कि कहां मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और कहां मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो बेसिकली ये चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से भी कई जगह पढ़ाया जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं, या कोवेलेंट बॉन्ड की जगह पहले तो बॉन्ड के बारे में बता रहा हूं। एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिले, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बात करें, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों ने शेयर करे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स। मीथेन
या ईथेन की बात करें तो ये कार्बन कार्बन एटम का, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयर किए, बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या हो? जैसे Na ने क्या करा, गैसियस फेज में आयनाइजेशन एनर्जी लेकर Na पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खाकर क्लोराइड आयन बनाया Cl नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाहर निकली। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो कि 288 और 28 पर आ गया है, जबकि सोडियम मेटल इज 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्लोरीन का क्या होता है 287। तो ऑक्टेट कंप्लीट किया और Na और Cl ने क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। दोनों आयन्स आपस में क्या हुए? F = kq1q2/r² से जुड़ गए। तो आयन्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये हमारे लिए क्या है? केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट टू गेन स्टेबिलिटी। केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है? बॉन्ड इज फॉर्म टू गेन स्टेबिलिटी by completion of octet। आ रही बात समझ में? अब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड को यहां पर इसको मैं एग्जांपल को वापस मिटा रहा हूं। यहां पर मैं एग्जांपल्स को थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देता हूं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसने शेयर किए इसने शेयर किए, फिर CH3 फिर Cl2 फिर HCl। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड फिर वापस से क्या है बेटा, दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जहां एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है H2 Cl2 CH3 Br2। सेम एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो? 0 आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आ जाए। जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा हो? जैसे HCl है तो क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ खींची हुई होगी? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन एटम क्या बन जाएगा? डेल पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खिंच जाना और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो जाना, मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो एक तरफ डेल नेगेटिव और एक तरफ डेल पॉजिटिव। तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे CH3Cl, ये डेल नेगेटिव क्लोरीन वाला पोर्शन और ये डेल पॉजिटिव कार्बन एटम वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गई? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई। ये भी हमारे लिए क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। फिर हम बात करें CH3OH, तो ये डेल नेगेटिव वाला पोर्शन, ये हाइड्रोजन भी डेल पॉजिटिव और ये कार्बन भी डेल पॉजिटिव। ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से, एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा?